बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आज डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 26। रिक्वायरमेंट्स हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 इन अकॉर्डेंस विद IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। अब जो डाटा हमारे पास गिवन है उसमें सबसे पहले उसने आपको बनाकर दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 2017। अच्छा, इसमें अगर आप लोग देखें ना तो जिन चीजों की हमें जस्ट जरूरत थी ना सिर्फ उसने उतनी बना कर दी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये है आपके पास, ये टैक्स है, और साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। और चले गए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ। हम लोग वर्किंग कर रहे हैं 2017, साथ में कंपैरेटिव्स गिवन है हमारे पास 2016 ओपनिंग एंड 2017 के, ये हमारे पास क्लोजिंग बन जाएंगे। शेयर कैपिटल की वैल्यूज गिवन है और इसमें चेंज है, मींस दैट न्यू शेयर्स इशू किए गए, लेकिन साथ में शेयर प्रीमियम आ गया जो कि ओपनिंग के तौर पर हमारे पास मौजूद नहीं था। मतलब ड्यूरिंग द पीरियड जो हम लोगों ने न्यू शेयर्स इशू किए वो एट प्रीमियम की है। फिर क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग्स, लाजिम बात है इसने चेंज होना था ड्यू टू प्रॉफिट्स और बाकी ट्रांसफर वगैरह की वजह से, वो हम लोग देख लेंगे। सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन, ओपनिंग में कुछ नहीं था लेकिन क्लोजिंग में 4000 है। इट मींस दैट ड्यूरिंग द पीरियड हमारे पीपीई रीवैल्यू हुए और हमारे पास क्लोजिंग में रिवैल्यूएशन सरप्लस 4000 का। अब ये जरूरी नहीं कि हमारे पास रिवैल्यूएशन हुई ही 4000 की है, ये जरूरी नहीं है। अगर ये रिवैल्यूएशन हुई एट द एंड ऑफ द पीरियड फिर तो 4000 ही हुई और यहाँ पे 4000 ही मौजूद है। लेकिन अगर ये रिवैल्यूएशन हुई एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड तो फिर ये 4000 रिमेनिंग अमाउंट है। तो ड्यूरिंग द पीरियड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हम लोगों ने रिटेन अर्निंग को भी ट्रांसफर की होगी। ऐसी सिचुएशन में एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताएगा, और इन केस अगर साइलेंट है तो फिर हम लोग रिवैल्यूएशन को एट द एंड ऑफ द पीरियड ही कंसीडर करते हैं। ऑलराइट, फिर देखिए हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई, उसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। 5000 ओपनिंग था लेकिन अब क्लोजिंग 4100, इट मींस दैट 900 हम लोगों ने रीपे कर दिया। फिर करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेएबल्स हैं 1400 टू 1900, एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स, साथ में टैक्स लायबिलिटीज। और एसिड साइड पर गए तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नेट वैल्यू आपको बता दी गई। साथ में कहते हैं करंट एसेट्स हमारे पास हैं, स्टॉक इन ट्रेड है, ट्रेड रिसीवेबल्स नेट अमाउंट, अदर रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। अदर इंफॉर्मेशन में गए, कहते हैं शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज 10% बोनस शेयर्स इन मार्च 2017 एंड रॉयल्टी शेयर्स इन जुलाई 2017 ड्यूरिंग द ईयर a plant costing rupees 9500,000 and having a big book value of rupees 5200,000 was disposed of for rupees 4800,000, of which rupees 1800,000 are still outstanding. Depreciation for the year amounting to rupees 7350,000. Financial charges for the year amounting to rupees 1100,000. Accrued financial charges as on 31st December 2017 amounted to rupees 11,112,000, जबकि 2016 में ये हमारे पास मौजूद थे 48,000 के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल ट्रेड रिसीवेबल इज मेंटेन्ड एट 5%। अब ये डाटा आप लोगों को मिल गया। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का आपने फॉर्मेट बनाया इनडायरेक्ट मेथड से। स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, इससे पहले आप लोग ये देख लिया करें कि क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स में किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है, तो आंसर है नो। बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि जो प्रॉफिट उसने दिया हुआ होगा हमें हमें उसको भी एडजस्ट करने की जरूरत होगी कि ड्यू टू सम एरर्स वो प्रॉफिट ठीक नहीं होगा, तो हम सबसे पहले उस प्रॉफिट को ठीक करेंगे। अभी के लिए हमारे क्वेश्चन का स्टार्ट हो जाएगा 8955 के साथ, यहीं पे ही हम इसकी मैचिंग करते जाएंगे।
ये 8955 हमारे पास आ गया। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास इसमें करनी है हमने कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह। एडजस्टमेंट किस चीज के हवाले से होंगी? सबसे पहली चीज यहां पर आप लोग डेप्रिसिएशन लिख लें 7350, ये आप लोग डेप्रिसिएशन के तौर पर जाकर इसमें ऐड करते हैं। फिर आप लोगों के पास आ जाएंगे आपके फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 1100, तो इस 1100 का जाकर रिवर्सल डाल दें, ऐड कर दें ये 1100। क्लियर? उसके बाद देखें कि आप लोगों ने अपना एक नॉन करंट एसेट डिस्पोज किया था और उस पर गेन या लॉस होगा। तो आप लोग देखें आपको क्या बताया गया, कॉस्ट है 9.5 मिलियन की, बुक वैल्यू है 5.2 मिलियन की, सेल प्रोसीड्स हैं 4.8 मिलियन की। तो हमारे पास यहां पर 400,000 का लॉस है। तो सबसे पहले तो 400,000 का लॉस जाके रिकॉर्ड कर दो और अपने प्रॉफिट्स में जाकर इसको ऐड कर देंगे। ये 400,000 आपके पास आ गए। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ये 4.8 मिलियन में आपने उसको सेल किया, लेकिन ये वाली अमाउंट अभी भी रिसीवेबल है। तो आपने अमाउंट रिसीव कितनी की होगी? 3 मिलियन। तो 3 मिलियन सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्लॉट, और वो वैल्यू चली जाएगी आप लोगों के पास आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ये जाकर आप लोगों ने पॉजिटिव में जाकर रिकॉर्ड कर देना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 4.8 मिलियन रिकॉर्ड नहीं होना, सिंपली जो अमाउंट रिसीवेबल है वो अलग करें और 3 मिलियन जाके रिकॉर्ड करें। अब देखिए ये काम हुआ ड्यूरिंग द ईयर, और ये आपका 1.8 मिलियन रिसीवेबल भी मौजूद है। तो फिर आप लोगों के ये जो रिसीवेबल्स मौजूद हैं इनमें से इस रिसीवेबल को माइनस कर दो। ये एडजस्ट करेंगे आप लोग अपने रिसीवेबल्स को। हम लोगों ने कहा था कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस में वो वाले रिसीवेबल्स जाएंगे जिनका ताल्लुक करंट एसेट से हो, लेकिन ऐसे रिसीवेबल्स या पेएबल्स नहीं जाएंगे जिनका ताल्लुक किसी और ऐसे हेड से हो जो आप किसी और एक्टिविटी में शामिल कर रहे हैं। जैसा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या चाहे कोई पेएबल हो चाहे रिसीवेबल हो, कभी भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बनता। इंटरेस्ट एक्रूड वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बनता, अपनी लायबिलिटीज में से उसको लेस किया जाता है। टैक्स लायबिलिटीज और टैक्स एसेट्स ये भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पार्ट नहीं बनते। तो आप लोगों के ये अदर रिसीवेबल्स के अंदर अब हमें नहीं पता कि बाकी कौन कौन से हैं, लेकिन जो चीज कंफर्म हो चुकी है 1800 स्टिल रिसीवेबल है। तो क्या आपके क्लोजिंग रिसीवेबल का पार्ट नहीं होगा? और वो आपके अलग से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन रहा है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो आप लोगों की जा रही होती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो आप इसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बनाओगे। ये बात क्लियर? नेक्स्ट चलें। अब देखिए हमारे पास प्रोविजन की बात आ गई। एंड ट्रेड रिसीवेबल इज मेंटेन्ड एट 5%। अब प्रोविजन है तो लाजमी बात है प्रॉफिट ने एडजस्ट होना है। आप लोग अपने रिसीवेबल्स के पास गए, नेट अमाउंट है। अच्छा, इसके अलावा कहीं पे कोई बैड डेट का जिक्र नहीं था, कोई और रिसीवेबल्स में एडजस्टमेंट्स भी नहीं थी। तो आप लोगों ने सिंपली देखना है कि आपके पास ओपनिंग कम है क्लोजिंग ज्यादा है, मींस दैट कि प्रोविजन में इंक्रीज, और प्रोविजन में इंक्रीज एज एन एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया होगा। अब जाकर आप लोग ऐड कर देंगे, और इसके लिए मैंने आपको वर्किंग क्या बताई थी कि आप लोगों ने करना है क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय, अब ये 5% था तो ये खुद कितने परसेंट है, मल्टीप्लाइड बाय, माइनस कर दे इसमें से ओपनिंग 4446 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय। और मैंने आपसे कहा था कि अगर पॉजिटिव आंसर है तो पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव आंसर है तो नेगेटिव लिख दो। ओके, आपके पास ये पॉजिटिव आंसर आएगा कितना, 126। प्रॉफिट में जाकर इसको ऐड कर दो 126। ओके, प्रॉफिट में जितनी भी एडजस्टमेंट्स होनी थी वो आप लोग कर चुके, और अपने पास यहां पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब आप लोगों ने आ जाना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर। जैसे ही आप लोग वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर आते हैं तो कोशिश करें पहले आपने एसेट्स को लिखें।
एसिड्स में आप लोगों के पास आएंगे आपके सबसे पहले स्टॉक की वैल्यू। स्टॉक में अगर आप देखें क्या किसी किस्म का कोई चेंज है, कोई एडजस्टमेंट्स में ऐसी बात बताई गई हो कि हमें अपने स्टॉक को चेंज करना पड़ा हो? नहीं, सिंपली देखें 5750 and 5600 डिक्रीज इन एसिड्स ऑफ ₹150, डिक्रीज इन एसिड्स ऐड हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपने स्टॉक के अगेंस्ट ₹150 ऐड कर देने हैं। फिर आप लोग आएंगे अपने रिसीवेबल्स के पास। तो रिसीवेबल्स के लिए हम लोगों ने कहा था कि आपने नेट अमाउंट्स के डिफरेंसेस नहीं देखने, आपने देखनी है इनकी ग्रॉस अमाउंट्स के डिफरेंसेस। और वो कैसे आएंगे? डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय, सेम केस विद क्लोजिंग, डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय, और इन दोनों का डिफरेंस। अब देखें आपको मिलेगा इंक्रीज इन एसिड्स ऑफ ₹25। आपको क्या ये वाली बात समझ आ गई? अब ये इंक्रीज है तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाकर आपने इसको लेस कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट वन, अदर रिसीवेबल्स 800, जबकि क्लोजिंग अब 2385 नहीं है। आप पहले क्लोजिंग को ठीक करें तो ये आपके पास बन रहा है 585। एम आई राइट? 585 ओपनिंग था 800, डिक्रीज इन रिसीवेबल्स ऑफ ₹215, डिक्रीज है तो आप लोगों ने जाकर ऐड कर देना। ऑल राइट। और कैश एंड बैंक बैलेंसेस को आप लोगों ने ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के तौर पे रिकॉर्ड किया। ओके हो गई बात? ये देखें जरा, चेक कर लें इनको। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में 150, इन्वेंट्रीज के अगेंस्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स के अगेंस्ट लेस करेंगे 2520, अदर रिसीवेबल्स के अगेंस्ट 215 ऐड कर देंगे, और अपने पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को आप लोगों ने ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक बैलेंसेस को रिकॉर्ड कर दिया। बात क्लियर? ये वाली वैल्यू आप बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे फौरन से लिख सकते हो, और कोशिश क्या करो कि लिख भी लिया करो। ओके हो गई बात? नेक्स्ट वन इज, अब आ जाए अपनी करंट लायबिलिटीज की तरफ। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स सिंपली लिखे जा सकते हैं। देखिए भाई, वहां पर ना आपको हर एक वैल्यू लिखने के 0.5 0.25 मार्क्स मिल रहे होंगे। हाँ, ये अलग बात है जिसमें थोड़ी सी वर्किंग हो, जैसे कि रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का जब इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं ना तो ये बाकियों से ज्यादा मार्क्स रखता है, क्योंकि इसने ग्रॉस अमाउंट के साथ आना होता है। ओके, जबकि पेएबल्स का इंक्रीज डिक्रीज रखोगे, हो सकता है इसका 0.25 मार्क्स हो, लेकिन रिसीवेबल्स के 0.75 भी हो सकते हैं। अब यहां पर आप लोगों ने सिंपली देखा कि इंक्रीज इन पेएबल्स ऑफ रुपीज, इंक्रीज है तो ऐड कर देंगे। अच्छा, जब एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स में जाएंगे ना, तो भाई यहां पे जज्बाती नहीं हो जाना कि यहां पे जाके 20 रिकॉर्ड कर दो। ये गलत है आप लोगों के एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पेएबल भी शामिल है, एक्रूड इंटरेस्ट भी शामिल है, और एक्रूड इंटरेस्ट आपके वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बनेगा, उसको अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन उसने आपको ना यहाँ बैलेंस शीट में नहीं बताई ऐसी कोई बात। उसने क्या किया, वो आपको एडजस्टमेंट्स में लेके चला गया। यही वजह होती है कि आपको सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ताकि उसके बाद आप प्रॉपर वे में उसका सोल्यूशन प्रिपेयर कर सको। अब क्या था, अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा हुआ था तो उसने आपको बता दिया था कि फाइनेंशियल चार्जेस क्लोजिंग पेएबल कितने हैं, 112, एंड ओपनिंग पेएबल कितने हैं, 48। तो आप लोगों ने अपने एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स में जाना था, ओपनिंग में से लेस कर देना था और क्लोजिंग में से लेस कर देना था। इस बात का ख्याल रख लेना है कि ओपनिंग कौन सा है और क्लोजिंग कौन सा है। जब आपको सबसे पहले बताता है तो करंट ईयर बता रहा होता है, और ब्रैकेट में उसका कंपैरेटिव बताता है। बात क्लियर? अच्छा, अब देखिए आप लोगों के ये वाले जो ओपनिंग पेएबल्स बनेंगे वो बन गए हैं 612, और आप लोगों के पास ये जो क्लोजिंग बनेंगे ये बनेंगे 568। अब देखें यहां पर डिक्रीज इन पेएबल्स ऑफ ₹44, डिक्रीज है तो लेस कर देंगे। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी हम लोग अलग से रिकॉर्ड किया करते हैं, तो ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में सिर्फ ये दो चीजें मजीद चली जाएंगी, 500 ऐड करेंगे और 44 लेस कर देंगे।
ये आपने जैसे ही रिकॉर्ड किया, आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस खत्म हो गया और आप लोग पहुंच गए इस वैल्यू तक 16232। एनी डाउट? अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने लिखना होता है टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। डिविडेंड को मोस्टली आप लोग अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट भी बना सकते हैं। ये स्टार्ट वाली कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस का आपको पता चल गया होगा। ऑलराइट। अच्छा, अब जैसे ही बारी आती है ना टैक्स पेड एंड इंटरेस्ट पेड, वैसे तो आप लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि भाई वर्किंग में चले जाया करें, मिस्टेक करने से बेहतर है कि अपने पास अकाउंट्स बना लें। 1 मिनट भी नहीं लगना आप लोगों को अकाउंट्स बनाने में, लेकिन आप लोगों के ये कंफर्म मार्क्स होते हैं। क्या एक टैक्स का अकाउंट बनाए अपने पास और दूसरा फाइनेंशियल चार्जेस इंटरेस्ट का अकाउंट बना लें। टैक्स पेएबल था, लायबिलिटी थी, तो यहां पर आपके पास ओपनिंग आ जाएगा 500 और आपके पास क्लोजिंग आएगा 650। इसी तरह से फाइनेंशियल चार्जेस, ये भी आपकी लायबिलिटी थी। ओपनिंग लायबिलिटी आ रही है 48, क्लोजिंग लायबिलिटी आ रही है 112। ऑलराइट। अच्छा, फिर देखें भाई एक्सपेंसेस हैं दोनों ही, तो एक्सपेंस पे किए होंगे तो हम लोगों ने एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो यहां पर आ जाएगा कैश जो हम लोगों ने ड्यूरिंग द पीरियड पे किया और वो हमें मालूम नहीं है और यही हमने फाइंड करना था। लेकिन हमें ये पता है कि हमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कितना किया। अब इंटरेस्ट से रेलिवेंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को हमने कितना चार्ज किया 1100 और टैक्स से रेलिवेंट हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को कितनी वैल्यू चार्ज की 2945, ये यहां पर आ जाएगी 2945। और अब देखें यहां पर बैलेंसिंग वैल्यू, तो टैक्स की बैलेंसिंग वैल्यू आपके पास क्या बनेगी 2795 और फाइनेंशियल चार्जेस में से आप लोगों के पास आएगी वैल्यू 10। ये दोनों वैल्यूज आप लोगों ने जाके रिकॉर्ड कर देंगे 10362795 और आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। ऑलराइट, कोई डाउट? नेक्स्ट वन, अब आप लोग आ गए जरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को फाइंड करने के लिए। जैसे ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर आए और आप लोगों को लगे कि इसके अंदर अच्छी खासी एडजस्टमेंट्स हैं, तो लेजर बना लें पीपी। अब देखिए क्या है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अलग से बताई उसने, तो मतलब ये जो हम लोग पीपी बनाने जा रहे हैं वो एट डब्ल्यूडीवी, तो हमें डिस्पोजल की भी डब्ल्यूडीवी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब यहां पर हमें मिलेगा इसका ओपनिंग बैलेंस विच इज 15,800, क्लोजिंग बैलेंस 21,400। अच्छा, साथ में अगर आप लोग और करें तो डेप्रिसिएशन यहां पे आएगा और वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसने खुद ही हमें बता दिया। क्लियर? जब खुद ही बता दिया, क्या उसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है? तो 7350 जाकर अपने पास रिकॉर्ड कर दें 7350। साथ ही आप लोगों ने देखा कि भाई एक डिस्पोजल हुआ था। अच्छा, उसने ना आपको कंफ्यूज करने की बेपनाह कोशिश की कि जैसे ही आपको डिस्पोजल की बात बता रहा था ना, तो उसने आपको कॉस्ट भी बताई, उसने आपको डब्ल्यूडीवी भी बता दी, उसने सेल प्रोसीड भी बता दी। वो जी चाह रहा था कि आप जाके कॉस्ट लिखो, लेकिन आपको तो पता है ना कि एसेट अकाउंट एट डब्ल्यूडीवी है, तो इस कॉस्ट से हमें कोई ताल्लुक नहीं है। हमने एसेट अकाउंट में जाकर उसकी क्रेडिट साइड पे कौन सी वैल्यू लिखनी है डब्ल्यूडीवी 5200 डिस्पोजल। ये बात क्लियर सब बच्चों को? अच्छा, साथ में अगर आप लोग और करें और आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ था तो आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस मिला था ऑफ रुपीज 4000, रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ रुपीज 4000। क्या उसने बताया रिवैल्यूएशन कब हुई? क्या उसने बताया इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी है?
तो रिवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द पीरियड। ऑलराइट, तो रिटेन अर्निंग को कुछ भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। आपने यहां पर आना है और अपने पास रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख देना है ऑफ रुपीज। अब क्या इसके अलावा कोई और ऐसी चीज जो क्वेश्चन में गिवन है और हमने अकाउंट फॉर ना की हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए भाई, बैलेंस कैरी डाउन तो मैं लिख चुका हूं। अब इसकी जो बैलेंसिंग वैल्यू होती है ना, वो बेसिकली हमें मिलती है कि हम लोगों ने इसमें से कितनी अमाउंट के एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए। ऑलराइट, और ये जाकर जैसे ही हमने रिकॉर्ड किया, हमें क्रेडिट साइड का टोटल क्या मिला जी? 33950, 33950। इसमें से डेबिट साइड की ये दोनों वैल्यूज माइनस करें, 14150। और ये हम लोगों ने एसिड्स परचेज किए ड्यूरिंग द पीरियड एडिशन। अच्छा अब बताएं, क्या उसने कहीं पे बताया कि जो एसिड्स आपने परचेज किया उससे रेलिवेंट कोई पेएबल है? तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमने सारी अमाउंट पे कर दी। ऑलराइट, और जब पे कर दी है तो अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश आउटफ्लो के तौर पर जाकर इसको रिकॉर्ड कर दें। अब देखिए, ये अमाउंट आने में थोड़ी सी आपको एफर्ट लगी, इसके एटलीस्ट 2 मार्क्स होंगे सिर्फ इस एक अमाउंट के लिखने के, 14150 को। तो इसके एटलीस्ट उसने 2 मार्क्स रखे होंगे। जबकि डिस्पोजल, ये जो आपने प्रोसीड्स लिखे थे, इसके लिए उसने हो सकता है कि 0.75 मार्क्स रखे हों, क्योंकि इसको इजीली फाइंड किया जा सकता था। क्लियर? कोई डाउट? अच्छा, इसी के साथ आप लोगों की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई, ये वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। फिर आप लोग जाओगे अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जैसे ही आप लोग जाते हो ना, एक बात तो ये कि भाई मोस्टली केसेस के अंदर आपको क्वेश्चन में डिविडेंड की बात नहीं बताई जाती। मोस्टली केसेस के अंदर क्वेश्चन में डिविडेंड की बात नहीं बताई जाती। अक्सर ऐसा होता है कि वो डिविडेंड हमने जाके फाइंड करना होता है रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट से। तो आप लोगों ने अपने पास रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाना है, ताकि आपको पता चल सके कि किसी किस्म का कोई हिडन डिविडेंड तो नहीं है, ताकि उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप लोग रिकॉर्ड कर सके। अब यहां पर देखें, बैलेंस शीट में कहीं पर भी नहीं था कि डिविडेंड पेएबल। इट मींस दैट अगर मैंने कोई डिविडेंड अनाउंस किया होगा तो मैंने पे कर चुका हूं। तो हमने आप डिविडेंड पेड के तौर पे जाकर उसको रिकॉर्ड कर देना है। ओके हो गया? अच्छा अब यहां पे देखें, एक तो आप लोग अपने पास बना लेंगे रिटेन अर्निंग का अकाउंट, तो चेक डिविडेंड, रिटेन अर्निंग। अच्छा रिटेन अर्निंग में देखें, ओपनिंग बैलेंस 12440, क्लोजिंग बैलेंस जी 1345, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज 6010। ऑलराइट, अच्छा अब आपने देखना है कि क्या कोई ऐसी चीज जो रिटेन अर्निंग को डेबिट और क्रेडिट कर ड्यूरिंग द पीरियड। उसमें देखें, उसने आपसे कहा था कि कुछ शेयर्स इशू किए हैं, इशुएंस ऑफ शेयर। उसमें कहते हैं 10% बोनस शेयर्स इन मार्च 2017 एंड राइट शेयर्स इन जुलाई 2017। अब बोनस शेयर्स हैं, तो क्या यहां पे शेयर इशू ड्यूरिंग द ईयर, क्या उसने आपको बताया कि ये डिविडेंड है? ऐसी कोई बात नहीं थी। ये बेसिकली ऐसे कोई डिविडेंड वगैरह नहीं था, और ना उसने वैसे जिक्र किया। लेकिन साथ में क्या चीज आ रही है? राइट शेयर। क्या ओपनिंग में शेयर प्रीमियम मौजूद था? नहीं। अच्छा अब अगर मैंने बोनस शेयर इशू किए, अगर मैंने बोनस शेयर्स इशू किए, तो सबसे पहले तो बोनस शेयर्स आएंगे मार्च में। कितने परसेंट? 10%। 10% किसका? ओपनिंग शेयर कैपिटल का 10%। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा अब यहां पर देखें, मैं अगर शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाऊं, शेयर कैपिटल एंड इसका कॉमन अकाउंट बनाया करें, शेयर कैपिटल
एंड शेयर प्रीमियम इनके कॉमन अकाउंट बनाया करें। जब आप लोग ओपनिंग लिखने लगे तो दोनों के ओपनिंग्स को ऐड करके लिखें, तो दोनों के ओपनिंग क्या बन जाएंगे हमारे पास। और जब क्लोजिंग लिखने लगे तो क्लोजिंग में भी दोनों की क्लोजिंग्स को ऐड करके लिखें। ये है आपके पास क्लोजिंग। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बन जाएगा आपके पास, 13,800। बात क्लियर। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने किया बोनस इशू 10%, तो वो आ जाएगी वैल्यू 1,000। ये बात क्लियर। अच्छा, 1,000 का बोनस इशू क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि बोनस इशू किस तरह से है। अगर ये कैश पर होता ना तो आपको बता देता कि ये बोनस कैश शेयर इशू हम लोगों ने किए, लेकिन ऐसा सच कोई बात नहीं थी, तो हम इसको चार्ज कर देंगे टू रिटेन्ड अर्निंग्स। बोनस इशू के लिए आप लोगों ने पढ़ा था ना कि इसको मतलब एज अ डिविडेंड हम लोग कंसीडर कर लेंगे, तो ये हमारे पास चार्ज हो जाएगा टू रिटेन्ड अर्निंग्स कि हम लोगों ने डिविडेंड इशू किया। ये ऑलराइट। उसके बाद देखो दूसरी क्या चेंज आ रहा है इसमें, राइट शेयर्स इन जुलाई 2000। इसके अलावा तो कोई चेंज नहीं है ना। अच्छा, जब राइट शेयर इशू किए तो वैसे हमें यहां से पता चल जाता है। देखें 10,000 से अगर मैं इसको 12,400 पर लेकर जाऊं तो बेसिकली इंक्रीज आपको कितने का मिल रहा है, उसमें से 1,000 का इंक्रीज ड्यू टू बोनस शेयर्स है, तो बाकी इंक्रीज कितना बच गया 1,400 का इंक्रीज शेयर कैपिटल में एंड 1,400 का ही इंक्रीज शेयर प्रीमियम में। मतलब मैंने जो नंबर ऑफ शेयर इशू किए वो जितनी पार वैल्यू थी उतनी ही प्रीमियम की वैल्यू है। वह अगर 10 रुपए का शेयर है ना तो मैंने 20 रुपए में इशू किया है। 10 रुपए शेयर कैपिटल में चले गए और 10 रुपए शेयर प्रीमियम के पास चले गए। मेरी बात समझ आई है। अच्छा, आप लोगों ने सिंपली जाकर यहां पर देखना है कि क्या कोई और चेंज नहीं, तो 2,800 राइट शेयर हमेशा अगेंस्ट कंसीडरेशन होते हैं, तो यहां पर आपने लिख देना था बैंक, और आपका ये अकाउंट क्लोज हो गया। आपको मेरी ये बात समझ आई, ये बात क्लियर। टोटल जो इंक्रीज आ रहा है ना वो 3,800 का आ रहा है, उसमें से 1,000 का इंक्रीज आ रहा है ड्यू टू बोनस शेयर और 2,800 का इंक्रीज आ रहा है ड्यू टू राइट शेयर। राइट शेयर अगेंस्ट कंसीडरेशन, तो इस वजह से आप लोगों ने अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाना है और वहां पर जाके रिकॉर्ड कर देना है 2,800। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर जी। और नेक्स्ट अगर आप लोग देखें हमारे पास अब रहते हैं रिटेन अर्निंग का अकाउंट। अगर रिटेन अर्निंग के अकाउंट को देखें तो आपके पास डेबिट साइड का टोटल, सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल बता दो 18,450, यहां पर 18,450, जबकि बैलेंसिंग वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये 4,000 जो आपने डिविडेंड दिया वो इन कैश है, डिविडेंड पेड इन कैश। ये जाकर आप लोगों ने अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड कर देना है डिविडेंड पेड। ओके, बात क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट देखें। अब हमारे पास रहते हैं हमारे लोन की अमाउंट, क्योंकि हम शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस सबके साथ डील कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ रह गए हमारे पास लोन में डिक्रीज है, तो फिर रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ रुपीज, कैश आउटफ्लो नेगेटिव टर्म में जाके रिकॉर्ड कर, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। जैसे ही आप लोगों ने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को ऐड किया तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाए और आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट। कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोग दोबारा से पूछना चाहें, है कोई ऐसा पॉइंट? अच्छा, अब अगर यहां पर बात करें ना हम बोनस शेयर्स की 10%, मैंने इसको कंसीडर किया बोनस शेयर विदाउट कंसीडरेशन।
तो मैंने चार्ज कर दिया रिटेन अर्निंग्स को। अगर सपोज आप लोग इसको कंसीडर करें कि बोनस शेयर विद कंसिडरेशन, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बोनस शेयर्स हमेशा एट पार वैल्यू होते हैं। ऑलराइट, तो लाजिमी बात है फिर आपके पास उतना पैसा आया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब पैसा आया तो क्या रिटेन अर्निंग को चार्ज करूंगा? अभी मैंने रिटेन अर्निंग को जाके चार्ज किया ना, ये बोनस इशू। तो जब पैसा आएगा तो क्या रिटेन अर्निंग को चार्ज करूंगा? फिर तो मेरे पास जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड बैंक, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तब ऐसी सिचुएशन में मैं यहां पे बैंक लिख दूंगा कि बोनस शेयर्स के अगेंस्ट भी मुझे अमाउंट रिसीव हुई। तो यहां पर रिटेन्ड अर्निंग्स में तो ये वाली वैल्यू नहीं जाएगी ना, बात सुन लेना, क्लियर? तो यहां से फिर बैलेंसिंग वैल्यू जो डिविडेंड आएगी अब वो 4000 नहीं है, अब वो 5000 है। मतलब आप फिर थोड़ा सा नोट देकर उसे बता देना कि बोनस शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन, it is assumed that bonus share issued for consideration not as dividend, got it? तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप लोग अपने शेयर कैपिटल की अमाउंट इन टोटल जाके कितनी रिकॉर्ड करोगे? 3800। और डिविडेंड कितना जाके रिकॉर्ड करोगे? ये बात समझ आई? अच्छा, अब जरा गौर से देखना, अगर यही चीज मैं यहां पे कर दूं कि मैं इसको 3800 और इसको 5000 लेस कर दूं, आपके रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं। गॉट इट? जहां पर एम्बिग्विटी थी आप दोनों से ट्रेड कर सकते हो, अपनी अजम्पशन ले लेना और वो अजम्पशन क्वेश्चन में बता देना कि हमने इसको कैसे अज्यूम किया। अगर आपने इसको मतलब कंसीडर किया फॉर कंसिडरेशन, तो बस ये याद रखना बोनस इशू एट पार वैल्यू होता है। गॉट इट? अब कोई प्रॉब्लम किसी को? शायद यही पॉइंट था जिसमें आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो कि मैंने रिटेन अर्निंग को क्यों चार्ज किया। तो मेरे पास ये दोनों ऑप्शन थे कि मैं क्वेश्चन साइलेंट था, क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया गया, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि डिविडेंड अलग से था और ये फॉर कंसिडरेशन था। एनी प्रॉब्लम? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एग्जांपल 27। बहुत मजे की एग्जांपल थी, अच्छी एग्जांपल थी, मतलब डाटा बिल्कुल एक डिफरेंट वे में आया। पहले जिस तरह से डाटा हमें प्रोवाइड कर रहा था उससे थोड़ा सा हट के डाटा बता दिया। कैसे कि उसने अब सिर्फ करंट ईयर हमें बता दिया, कंपैरेटिव साथ में अब नहीं दे रहा था। हालांकि इससे पहले जितनी भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आई वो साथ ही कंपैरेटिव बता रहा था, लेकिन जहां जहां मुझे ओपनिंग की जरूरत थी ना, उसने वो ओपनिंग मुझे बता दिए थे क्वेश्चन में, तो इस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं थी। जैसे इसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ा हम लोगों ने, प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एज एट 31 दिसंबर 2014। अच्छा, अब यहां पर अगर आप लोग गौर करें तो उसने, मैं आके क्यों ये पढ़ता हूँ रिक्वायरमेंट, ताकि क्वेश्चन से पता चल सके कि कहीं उसने मेंशन तो नहीं किया कि मैंने डायरेक्ट मेथड यूज करना है या इनडायरेक्ट मेथड। अब जब ऐसी कोई बात नहीं थी तो फिर मैं देखूंगा अपने पास डाटा कि मुझे डाटा कौन सा गिवन है, और उस डाटा को बेस बनाकर मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से बनानी है या इनडायरेक्ट मेथड। देखिए, अगर आप लोगों को एक प्रॉपर फॉर्म में डाटा गिवन होना तो आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। आप डायरेक्ट से भी बना सकते हो और आप इनडायरेक्ट से भी बना सकते हो। प्रॉफिट नहीं भी गिवन तो रिटेन अर्निंग से कैलकुलेट हो सकता है प्रॉफिट, लेकिन अगर वो मेंशन कर देता तो हम उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा इनडायरेक्ट मेथड को हम प्रेफर किया करते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग जरा क्वेश्चंस को रीड करेंगे। एग्जाम्पल 26 में आप लोगों ने जो बोनस शेयर्स की कैलकुलेशन की है, बोनस शेयर डिविडेंड के तौर पर नहीं थे क्योंकि बताया नहीं गया। या तो ये डिविडेंड के तौर पर हो सकते हैं या फिर अदर देन डिविडेंड। तो इसके लिए जो हमारे पास, और इसके लिए किसी किस्म की कोई कैश का इनफ्लो नहीं होता। इसके लिए जो हमारे पास वर्किंग थी वो या तो हम लोग शेयर प्रीमियम को चार्ज कर सकते हैं या फिर रिटेन अर्निंग को चार्ज कर सकते हैं। शेयर कैपिटल ने हमेशा इंक्रीज होना है,
न्यू शेयर इशू हो रहे हैं, शेयर कैपिटल ने इंक्रीज होना है, आप लोगों ने जाकर अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है, और ये हमेशा अपनी पावर वैल्यू के मुताबिक होता है। तो जैसे ही हमें 10% कहा गया था, तो ओपनिंग शेयर कैपिटल 10,000 का 10% 1,000 के नंबर ऑफ शेयर इशू कर दिए। अब हमें यहां पर ये सोचने की जरूरत ही नहीं थी कि ये डिविडेंड के तौर पर है या अदर देन डिविडेंड है, क्योंकि मेरे पास ओपनिंग में शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं था। ऑप्शन ये था कि अगर ये डिविडेंड है तो हमेशा रिटेन अर्निंग को चार्ज किया करते हैं, और अगर अदर देन डिविडेंड है तो शेयर प्रीमियम को चार्ज करते हैं, जो कि मेरे पास था ही नहीं। तो मैंने हर हाल में चार्ज ही रिटेन अर्निंग को करना था। इसीलिए जो हम लोगों ने इसकी पहली कैलकुलेशंस की थी वो हमारी बिल्कुल ठीक ठीक थी, कि ये बोनस इशू आप लोगों ने चार्ज कर देना था अपने पास रिटेन अर्निंग को, और रिटेन अर्निंग के अकाउंट को जाकर आप लोगों ने डेबिट करना था अगेंस्ट शेयर कैपिटल। तो आप लोगों के पास जो आपके डिविडेंड की वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी 4,000। अब इसमें जो कैश हम लोग कर रहे हैं वो शेयर कैपिटल के अगेंस्ट हमारे पास आएगा 2,800, और डिविडेंड पेड की वैल्यू आ जाएगी 4,000। ऑलराइट, अब डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 27। जो फॉर्मेट था डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, वहां भी हम इसी लिख सकते हैं डिविडेंड ये वाला। जी, डिविडेंड पेड को आप लोग अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट भी बना सकते हैं, और इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट भी बना सकते हैं। जी नेक्स्ट देखें, फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट बैलेंस शीट्स ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2000 which was prepared by its accountant। और उसने किस तरह से की, कहते हैं लीज होल्ड लैंड, उसकी कॉस्ट है 250, और हमारे पास लीज होल्ड लैंड की एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन उसने बता दी 200। अच्छा भाई देखें, अगर होता ना सिर्फ लैंड तो उसने डेप्रिशिएट नहीं होना, या होता फ्री होल्ड लैंड तो अभी उसकी डेप्रिसिएशन नहीं हुआ करती। लीज होल्ड लैंड डेप्रिशिएट होता है, उसकी अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट की जाती है। इसलिए एक तो उसने आपको डायरेक्ट WDV नहीं बताई, उसने बताया कि भाई ये कॉस्ट है 250 की, लेकिन अब तक तो वो 200 के साथ अमोर्टाइजेशन हो चुकी है, रिमेनिंग जस्ट 50 की रहती है। फिर उसने आपको बताया कि मेरे पास बिल्डिंग, उसकी कॉस्ट और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मशीनरी की कॉस्ट और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, साथ में आया लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स की तरफ, स्टॉक, अकाउंट्स रिसीवेबल, नेट ऑफ प्रोविजन, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। लेकिन ये हमारे करंट ईयर के क्लोजिंग्स हैं, हमें ओपनिंग नहीं बताई गई। फिर कहते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, कैपिटल, साथ में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मींस दैट रिटेन अर्निंग्स। लेकिन जो वर्ड वो यूज कर रहा हो आप मोस्टली वही वर्ड यूज क्या करेंगे। लॉन्ग टर्म बैंक लोन 200, ट्रेड पेएबल्स 228, इनकम टैक्स पेएबल, एक्रूड इंटरेस्ट 13। ये सारी वैल्यूज आपको बताएं। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आए, कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना मिल गया। तो अब ऐसा लगता है जैसे क्वेश्चन का स्टार्ट यहां से किया जा सकता है। तो 75, अगर इसमें कोई और एडजस्टमेंट ना हुई तो 75 से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। साथ में बताया टैक्स एक्सपेंस, टैक्स पेड नहीं बताया, टैक्स एक्सपेंस, और वो कितना है 13। मतलब मैंने रिटेन अर्निंग को फिर कितना जाके ट्रांसफर किया होगा, 275 माइनस 13 इज इक्वल टू 262। मैंने रिटेन अर्निंग को जाके ट्रांसफर किया। ओके हो गई बात। अच्छा फिर देखें बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2000 वर एज अंडर। अब कुछ ओपनिंग्स हमें बता दिए, उनमें से हमें कहता है स्टॉक ओपनिंग, अकाउंट रिसीवेबल नेट ऑफ प्रोविजन इनके ओपनिंग्स, साथ में कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ट्रेड पेएबल्स, इनकम टैक्स पेएबल। अब यहां से हमें पता चल जाएगा कि हम लोगों ने टैक्स पे कितना किया, साथ में लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स ऑफ 70।
अब जब बैलेंस शीट आप पढ़ रहे थे तो आपको वहां पर भी लॉन्ग टर्म डिपॉजिट नजर आए थे, कितने, मतलब जितना ओपनिंग था उतना ही क्लोजिंग है, तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में किसी चेंज की कोई जरूरत नहीं, ना इनफ्लो हुआ ना ही आउटफ्लो हुआ। फिर company follows a policy of maintaining provision for the bad debts equal to of accounts receivable। अब जैसे ही आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, तो आप लोगों को नजर आया कि लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बैंक लोन आ गया था, जबकि ओपनिंग बैलेंसेस में उसने हमें नहीं बताया, मतलब नहीं होगा इसलिए नहीं बताया, मींस दैट कि ये जो लोन है ये हम लोगों ने ड्यूरिंग द पीरियड एक्वायर किया है, तो 200 का इनफ्लो जाकर हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रोसीड्स फ्रॉम लोन 200। ऑलराइट, ओपनिंग में नहीं था, ओपनिंग बैलेंसेस में नहीं बताया 31 दिसंबर 2013 में, तो मतलब उस टाइम पे हमारे पास कोई लोन नहीं था, जबकि क्लोजिंग का पार्ट बना हुआ था, तो हम लोगों ने ये अज्यूम किया कि हमने ड्यूरिंग द पीरियड लोन ऑब्टेन किया है। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज कहते हैं बैंक लोन वाज ऑब्टेन्ड ऑन एंड कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर या 30 जून, 31 दिसंबर, तो देखो जो हमारी अजम्पशन थी वो बिल्कुल उसके मुताबिक चला है कि लोन ड्यूरिंग द पीरियड था, इसलिए 200 जाके रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर आप लोग देखें तो ये बताने का मकसद क्या था उसका, कि हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सके। गॉट इट। ऐसा भी हो सकता था कि वो यहां पर आता, बात सुनिएगा, ऐसा हो सकता है और यहां पे कह दे एट द रेट ऑफ, और आपको इंटरेस्ट के बारे में किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन ना आती, तो ऐसी सिचुएशन में आपने इस अमाउंट का 9% कैलकुलेट कर लेना है, विच इज इक्वल टू 18, और अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर। गॉट इट। अच्छा, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस ये रिकॉर्ड करेंगे, ये तो प्रॉफिट के एडजस्टमेंट्स का पार्ट बनेगा 18, लेकिन साथ में देखिए उसने आपसे क्या कहा, 13 पेएबल भी है, तो हमारी अजम्पशन क्या थी कि इंटरेस्ट अगर ओपनिंग में नहीं बताया, लोन की अमाउंट अगर ओपनिंग में नहीं बताई तो उस टाइम पर था ही नहीं, तो जब लोन नहीं था तो क्या एक्रियूड एक्सपेंस का ओपनिंग मिलेगा, एक्रियूड इंटरेस्ट पेएबल, एक्रियूड इंटरेस्ट क्या उसका ओपनिंग फिर मिलेगा, नहीं है ही नहीं। और जब टाइम ड्यूरेशन ना बताया जाए तो आपने फुल ईयर कंसीडर कर लेना है कि फ्रॉम द बिगिनिंग आपने ये लोन लिया है, क्लियर, पूरे साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट, लेकिन यहां पर तो उसने टाइम भी हमें बता दिया था। ओके हो गई बात। अच्छा, अब हम लोग जो पेमेंट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट पेड, वो कितना आ जाएगा, 18 इन टोटल, 13 पेएबल, तो हमने ड्यूरिंग द पीरियड पे कितना किया, 5। क्लियर, मतलब ये वो एडजस्टमेंट थी जो आप लोग फौरन से लिख सकते थे अपने पास, 5 इंटरेस्ट पेड, और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स में 18 ऐड कर देंगे, ये बात क्लियर। नेक्स्ट वन इज, कहते हैं XYZ uses straight line method for depreciation, rate of depreciation और as under 2% leasehold land, साथ में बिल्डिंग का 5%, मशीनरी का 10%। अब आप लोगों को डेप्रिसिएशन के रेट्स वगैरह बता दिए गए, देखो आपको बैलेंस शीट बनाकर दी थी, जब बैलेंस शीट बनाकर, ट्रायल बैलेंस नहीं है कि हम लोगों ने डेप्रिसिएशन खुद से चार्ज करनी है, उसने ट्रायल बैलेंस नहीं दिया आपको, बैलेंस शीट बना के दी है। जब बैलेंस शीट बना के दिया है तो क्या आपको लगता है कि उसने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की होगी, तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज करके आपको बता रहा है। ऑलराइट, अब मसला ये है कि इससे पहले तमाम क्वेश्चन में वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस खुद से बता देता था, आज उसने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं बताया, तो हम लोग खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। ऑलराइट, फिर देखो, कहता है full month depreciation is provided in the month of acquisition, but no depreciation is charged in the month of disposal. Depreciation for the year 2014 has already been provided। ये बात ना भी होती तो हमारी assumption यही थी कि बैलेंस शीट बगैर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किए नहीं बन सकती। क्लियर।
फिर देखो कहते हैं ऑन, अच्छा यहां तक अगर क्वेश्चन होता ना तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था और इसमें कुछ भी नहीं था। जो ट्विस्ट आए हैं ना असल वाले, वो इन दो एडजस्टमेंट्स की वजह से। ऑन रिव्यू द CFO हैज डिस्कवर्ड द फॉलोइंग। अब दो किस्म की मिस्टेक्स, एरर्स, कुछ भी इस किस्म का था जो उसने डिस्कवर किए। कहते हैं अ मशीन विद लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज, लिस्ट प्राइस मींस उसकी कॉस्ट, वो थी हमारे पास 50 मिलियन, वॉज परचेज्ड ऑन 2014, मतलब ड्यूरिंग द ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हमने परचेज की, एंड अमाउंट ऑफ रुपीज 30 मिलियन हैड बीन पेड, तो रिमेनिंग 20 मिलियन, वो कहता है 20 मिलियन वर एडजस्टेड अगेंस्ट ट्रेड इन ऑफ अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज, मतलब एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो। 40 मिलियन की मशीन हम लोगों ने परचेज की, उसके अगेंस्ट, सॉरी 50 मिलियन की मशीन हम लोगों ने परचेज की, उसके अगेंस्ट 40 मिलियन की मशीन हम लोगों ने डिस्पोज की, और उसके अगेंस्ट जो हमें ट्रेड इन अलाउंस मिला वो 20 मिलियन का मिला। ओके, फिर क्या कहता है, हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज, जिसकी बुक वैल्यू 25 मिलियन थी, जबकि हमें उसका ट्रेड इन अलाउंस कितना मिला 20 मिलियन, मतलब 5 का लॉस हो। क्लियर। फिर द ट्रांजैक्शन वाज रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बाय रुपीज द नेट अमाउंट पेड टू द, मिस्टेक यहां पे हो गई क्या, कि वो हमारा जूनियर अकाउंटेंट था, उसने सोचा कि भाई पे तो हमने 30 मिलियन किया है इस न्यू मशीन के अगेंस्ट, उसने डिस्पोजल नहीं रिकॉर्ड किया, और उसने जाकर एडिशन, कहता है सिर्फ और सिर्फ उसने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया बाय थर्ड, हालांकि इन एक्चुअल क्या होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट होता 50 से और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होता बाय 40। ऑलराइट, मतलब फिर अपनी अगर बुक वैल्यू देखें तो 25। बात क्लियर, किसी को इशू? अच्छा, नेक्स्ट वन इज one of the company's customers became bankrupt during the year. Rupees 5 million out of total debt of rupees were recovered from him. Balance has to be, और ये अभी तक उसने रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारा प्रॉफिट की कैलकुलेशन ठीक नहीं है, पहले प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स होंगी। अब अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें, एक एंट्री आपसे, आपके पास है फिक्स एसेट से रैली में, और वो फिक्स एसेट हमारे पास कौन सा है, मशीनरी, तो मतलब मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस गलत है, और जब मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस गलत है तो मशीनरी के ऊपर जो उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो भी गलत है। ऑलराइट, फिर दूसरी जो एडजस्टमेंट आपके पास आ रही है वो आपके पास रिसीवेबल से रेलिवेंट है। एक तो आपके रिसीवेबल्स गलत हैं, लेकिन क्या इसका ताल्लुक आपके ओपनिंग रिसीवेबल से है? ओपनिंग ठीक है, क्लोजिंग रिसीवेबल्स गलत है। एक तो आपको अपने क्लोजिंग रिसीवेबल्स ठीक करने हैं। दूसरी बात, जब क्लोजिंग रिसीवेबल गलत है तो फिर तो उसने प्रोविजन भी गलत चार्ज की होगी, क्लोजिंग रिसीवेबल्स को बेस बनाकर उसने प्रोविजन चार्ज की होगी ना, और मुझे नेट अमाउंट बता रहा है, फिर तो उसने जाकर हमारे पास जो हमारे क्लोजिंग रिसीवेबल्स हैं उनके ऊपर प्रोविजन भी गलत चार्ज की गई है। तो आपने ना, कोई भी एरर होता है तो उसके तमाम तर पॉसिबल इम्पैक्ट्स देखा करें। अब जब प्रोविजन गलत तो लाजमी बात है प्रॉफिट तो गलत हो गए, डेप्रिसिएशन गलत तो प्रॉफिट गलत हो गया, जब प्रॉफिट गलत हो गया तो रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग भी गलत है, वही तो हमने करना है। ओके, तो मतलब ये एक जरा अच्छा सा क्वेश्चन हमारे पास मौजूद था। अब आपने चलना है जरा सीक्वेंस के साथ, किस तरह, तो पहला फोकस कर लो अपने प्रॉफिट्स के ऊपर, कि जाकर हम लोग अपने प्रॉफिट्स को अगर चेक करें तो क्या प्रॉफिट गिवन था मेरे पास 270। अब क्वेश्चन का स्टार्ट इससे नहीं होने वाला,
अब तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो हम लोग ना वर्किंग में जाएंगे और वहां पर जाके नोट करेंगे प्रॉफिट एज गिवन 275। बात क्लियर? अच्छा, अब इसमें क्या क्या ठीक करना है? एक तो वो चीज हमारे पास यहां पर देखें, उसने कहा था कि सिर्फ हम लोग अकाउंट, अगर इधर गौर करो तो उसने आपसे सिर्फ क्या बात की कि मैंने जाकर अपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया बाय ₹30। उसके अलावा उसने कोई डिस्पोजल वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया। जब डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया तो लाजिम बात है उसके ऊपर अगर कोई उसको गेन या लॉस हो रहा है, उन्हें वो भी तो रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो आप लोग देखो, जो एसेट आप एक्सचेंज करने जा रहे हो, आपके पास उसकी बुक वैल्यू क्या है, जबकि उसके अगेंस्ट आपको बेनिफिट कितना मिला। तो मतलब जो एसेट डिस्पोज करने जा रहे हो थ्रू एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, उस पर ₹5 का लॉस है, तो लाजिम बात है उसने जाकर आपके प्रॉफिट को डिक्रीज करना है। अब देखो भाई, आप अपने प्रॉफिट को ठीक करने जा रहे हो, अभी के लिए आपने जाकर उस लॉस को कम कर देना है, प्रॉफिट को कम कर देना है, लॉस को रिकॉर्ड कर देना है आप लोगों को। बात क्लियर? अच्छा, फौरन ही आप लोगों ने, अब देखिए प्रॉफिट तो यहां से कैलकुलेट हो ही जाएगा, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाओ ये 5 का लॉस ऐड भी कर लेना एडजस्टमेंट्स में। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मैं साथ साथ बना रहा हूं कि मुझे इसके ऊपर ना दोबारा से ना सोचना पड़े। तो आप लोगों ने जाकर 5 का लॉस रिकॉर्ड करोगे, अपने प्रॉफिट को ठीक करोगे, क्योंकि उसने पहले से रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। और कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट थी कि लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स आपने रिवर्सल रिकॉर्ड करना है, तो मैंने जाकर यहां पर उसका रिवर्सल भी रिकॉर्ड कर दिया। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट इससे रेलिवेंट क्या रही है कि डेप्रिसिएशन के ऊपर भी तो इंपैक्ट आया होगा। फॉर द ईयर उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है, फॉर द ईयर उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है। एसिड कौन सा है ये मेरे पास? मशीनरी। मशीनरी के लिए हमें क्या कहा गया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना, एम आई राइट? लेकिन कौन सी रेट पर? 10% पर। अब यहां पर अगर आप लोग गौर करें तो बेसिकली मुझे अपने एसिड अकाउंट को डेबिट करना था 50 से, एम आई राइट? लेकिन मैंने कितने से किया? 30 से, मतलब 20 से मजीद कर दो। ऐसे ही है ना? डेबिट करना था 50 से, उसने कितने से किया? 30 से, मतलब 20 से मजीद डेबिट कर दो। और क्रेडिट करना था बाय 40, क्या उसने 40 से क्रेडिट किया? उन्हें डिस्पोजल भी तो रिकॉर्ड नहीं किया। तो ऐसा नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि आपके रिसीव एसिड अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस अंडरस्टेटेड है या ओवरस्टेटेड है? और कितनी अमाउंट्स है? अंडरस्टेटेड है या ओवरस्टेटेड है? और कितनी अमाउंट से है? जी, 20 से। क्या अंडरस्टेटेड या ओवरस्टेटेड? अंडरस्टेटेड है, मतलब 20 मजीद आके ऐड कर दो। ओवरस्टेटेड है, ओवरस्टेटेड है बाय ₹20। जब ओवर स्टेटेड है तो आपको नहीं लगता कि उसने भी डेप्रिसिएशन भी ज्यादा चार्ज की है? मतलब मैं आपको दोबारा से समझाता हूं ये चीज कि भाई जब ये 40 मेरे एसिड्स का पार्ट नहीं रहा, तो क्या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए? नहीं, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं, जबकि उसने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है। क्यों? क्योंकि उसने एसिड अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया था। तो क्या ये डेप्रिशिएट हो नहीं गया होगा? एक तो ये बात गलत हो गई कि इसको डेप्रिशिएट नहीं होना चाहिए था। ये बात क्लियर? फिर से सुनो, इसको डेबिट होना चाहिए था। क्या हमने किया? नहीं, हमने डेबिट किया, लेकिन हमने 30 के अमाउंट से किया। करना था 50 से, तो 20 से डेबिट करना था। अब अगर आप लोग गौर करो कि मैं 20 से डेबिट करूं, 40 से क्रेडिट करूं, तो ऐसा नहीं है कि नेट इंपैक्ट एसिड को डिक्रीज करूं बाय 20। गॉट इट? अच्छा, फिर से देखो,
जिस दिन नया एसिड आया उसी दिन पुराना एसिड मुझे छोड़ के जा रहा है, तो टाइम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और दूसरी बात, 1 जनवरी 2014 पूरा साल, ओके। अब हमने ना जस्ट इसका रिवर्सल रिकॉर्ड करना है, डेप्रिसिएशन का रिवर्सल, कि मैं डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर चुका हूं। कितनी ज्यादा चार्ज कर चुका हूं? 20 का 10% इज इक्वल टू 2 का डेप्रिसिएशन का रिवर्सल। मेरी बात समझ आई है? आप लोगों ने जाकर 2 का डेप्रिसिएशन का रिवर्सल अपने पास रिकॉर्ड करना। ये आ गया, डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करनी थी, डेप्रिसिएशन का रिवर्सल रिकॉर्ड करना था। किस तरह? 20 की एडिशन करेंगे तो 50 डेबिट हो जाएगा, 40 का डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे तो नेट इंपैक्ट आ रहा है -20, उसका 10%, तो 2 के साथ रिवर्सल रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। कोई डाउट? ऑल क्लियर? तो फिर आपके जो एसिड्स की वैल्यू है मशीनरी की, वो आपके पास क्या आ जाएगी? इसको आप लोगों ने एडजस्ट कर देना है। क्या आ जाएगी? उसने क्या वैल्यू बताई हुई थी इससे पहले? यहां पे जरा गौर करें, मशीनरी की वैल्यू क्या बताई हुई थी? 1750। इसमें 20 ऐड करें, 40 लेस करें, तो आपके पास एडजस्टेड बैलेंस क्या बन जाएगा? 1730। 1730। और ये जो आपको क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन मिली, इसमें 2 की डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज है। तो अब ये आप लोगों के पास बैलेंस क्या बन जाएगा? क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट वन इज, अब आ गए आपके पास प्रोविजन से रेलिवेंट। तो उसने आपसे क्या कहा कि भाई एक मेरा कस्टमर है जो बैंकरप्ट हो गया, उसने 25 मिलियन हमने उनसे रिसीव करना था, उसमें से हमें कितना रिसीव हुआ? तो रिमेनिंग अमाउंट राइट ऑफ कर दें। और रिमेनिंग अमाउंट कितनी? और 20 का जाकर हम लोगों ने बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। जब 20 का बैड डेट रिकॉर्ड किया तो एडजस्टमेंट में भी तो 20 आएगा एज बैड डेट। क्लियर? अच्छा, अब देखें, जब मेरे क्लोजिंग रिसीवेबल ये 20 का बैड डेट रिकॉर्ड करने पे इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? क्लोजिंग रिसीवेबल 20 का बैड डेट रिकॉर्ड करने पर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? डिक्रीज होंगे। तो ऐसा नहीं है जैसे प्रोविजन भी कम चार्ज होगी। तो अब सिर्फ इस 20 के, भाई बाकियों पे प्रोविजन चार्ज हो चुकी है, अगर मैंने 20 पे प्रोविजन चार्ज करनी हो तो एट द रेट ऑफ 5%, कहां पे था ये, एट द रेट ऑफ 20 के ऊपर प्रोविजन कितनी बनेगी? 20 मल्टीप्लाइड बाय 5% इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, अब 1 से प्रोविजन कम होगी तो ऐसा नहीं है जैसे एक्सपेंस कम हो जाएगा, प्रोविजन का बैलेंस कम होगा 1 से, तो ऐसा नहीं है जैसे एक्सपेंस कम हो जाएगा। मैंने इससे पहले ज्यादा चार्ज किया हुआ है तो वो 1 जाकर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ये बात समझ आई? क्लियर है सब बच्चों को? बहुत रिपीट करना मैंने क्या कहा है? क्यों? क्योंकि हमारी प्रोविजन कम हो जाएगी। प्रोविजन क्यों कम हो रही है? क्योंकि बैड डेट हुए हैं। जब रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं तो हमारी प्रोविजन कम होगी, प्रोविजन कम होगी तो एक्सपेंसिव भी कम चार्ज करना चाहिए, जबकि मैंने ज्यादा रखा हुआ था तो मैंने ज्यादा एक्सपेंस चार्ज किया हुआ है, तो इस वजह से जाके 1 को ऐड कर। ये बात क्लियर हो गई? क्या इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट थी? तो मेरे पास मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 253, और इससे जाकर मैंने अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्ट लेना है 253। ऑलराइट, अच्छा अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए उसने क्या कहा? 2% लीज होल्ड लैंड कितनी थी?
250 multiplied by 2% is equal to 5. ओके, फिर उसने क्या कहा, बिल्डिंग का 5% मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू, एंड मशीनरी का which is equal to, and the total depreciation expense for the year is 2 to 8, और ये जाकर प्रॉफिट में आप लोगों ने ऐड कर देना है। ये आ गया, डन। अच्छा, अब देखो जरा रिसीवेबल्स के ऊपर प्रोविजन, बैड डेट हमने रिकॉर्ड कर दिया 20 का। अब जाके देखते हैं हम लोग के इसके ऊपर प्रोविजन कैसे आएंगे। तो अगर अपने रिसीवेबल्स के बैलेंसेस को देखो भाई, ओपनिंग रिसीवेबल्स के बैलेंसेस में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। 418, इसके ऊपर 5% प्रोविजन थी, तो ये तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 418 डिवाइडेड बाय 95 and multiplied by which is equal to 22। ये बात क्लियर। अच्छा, अब जब आएंगे ना आप लोग क्लोजिंग रिसीवेबल्स के ऊपर, तो जरा इसकी एडजस्टमेंट सुने। अकाउंट रिसीवेबल नेट ऑफ प्रोविजन, अगर यहां से हम लोग इसकी ग्रॉस अमाउंट फाइंड करें, 361 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय विच इज इक्वल टू जी 90। अच्छा, ये ग्रॉस अमाउंट जरा फाइंड करो, मल्टीप्लाइड बाय 100%, 380। तो हम लोगों ने जो प्रोविजन चार्ज की हुई है ना, वो बेसिकली 380 पर की हुई है। लेकिन क्या ये मेरे क्लोजिंग रिसीवेबल ठीक है? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इनमें ग्रॉस रिसीवेबल में से 20 का बैड डेट जाकर हम लोग लेस करेंगे, तो मेरे एडजस्टेड रिसीवेबल्स बन जाएंगे 360, और इस पर प्रोविजन चार्ज करूं तो मेरे पास प्रोविजन की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, ये बात समझ आई है। आपने अब यहां पर डायरेक्ट अपने प्रोविजन का बैलेंस नहीं फाइंड करना, क्योंकि आपके क्लोजिंग रिसीवेबल गलत है। जब क्लोजिंग रिसीवेबल्स गलत हैं तो प्रोविजन भी गलत चार्ज की गई है, जिसको आप लोग पहले से एडजस्ट कर चुके हो। अब अपने करेक्ट अमाउंट फाइंड करो रिसीवेबल्स की। करेक्ट कैसे आएगी? पहले ग्रॉस रिसीवेबल्स फाइंड करो जिस पर आपने प्रोविजन चार्ज की, वो थे 380 के, उनमें से 20 का बैड डेट माइनस कर दो, तो आपके एडजस्टेड रिसीवेबल्स आ गए 360 के, उन पर 5% प्रोविजन चार्ज कर दो, विच इज इक्वल टू 18। अब ओपनिंग प्रोविजन कितनी है? ओपनिंग प्रोविजन कितनी है? क्लोजिंग कितनी है? डिक्रीज इन प्रोविजन 4 की, रिकॉर्डेड एज रिडक्शन इन एक्सपेंसेस। ऑलराइट, उसने हमारे एक्सपेंस को कम किया था। तो जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे, लेस करेंगे? ऐड तो वहां पे हो गई थी, रिडक्शन इन एक्सपेंसेस, तो यहां पर आकर हम उसको लेस कर। गॉट इट? बात क्लियर? अब आपके पास ये वैल्यू बन गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। इस क्वेश्चन में अब जो डिफिकल्ट चीजें थी ना, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। बाकी सारी बिल्कुल इजी इजी एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं जो कि आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।